नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आप लोग के बहुत सारे मैसेज आए कि भैया इंटरव्यू का क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे तैयारी करें, और भी जो नया पैटर्न इसका जो बदला है उसके लिए हम लोग क्या करें, तो उसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़, जो इंटरव्यू का जो नया पैटर्न है, पहले हम लोग बायोडाटा में बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। बायोडाटा में मतलब जिले का नाम, वो चीज़। तो अब जो पीएससी का पैटर्न है वो है फेसलेस इंटरव्यू का। फेसलेस मतलब पीएससी ये चाहता है कि इंटरव्यूअर को आपके बारे में कम जानकारी हो। तभी जो जानकारी आपके बारे में इंटरव्यूअर को रहेगी, आप देखो दो चीज़ है। पहली चीज़, आपको भरना क्या है, और वो भरना ही है। ऐसे बहुत सारे पिछले बार भी एटीआई इंटरव्यू में आए, मैं सलाह भी दिया था। अब देखो, पहले रहेगा पद का नाम, वो भरा रहेगा। फिर रहेगा सत्यापन तिथि दस्तावेज की। फिर साक्षात्कार की तिथि। तो पहली चीज़, जो आपके साक्षात्कार की तिथि है ना, उसको थोड़ा सा अभी से सर्च कर लेना, जब भी तिथि आएगी, कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, दो चार घटनाएं जो उस दिन हुई हो। फिर आपका रहता है शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं। तो अभी आप चेक कर लेना कि आप क्या क्या भरे हो फॉर्म में। ये पहले से भरा हुआ आता है, आप इसमें एडिट नहीं कर सकते। तो जो भी आपकी शैक्षणिक अर्हताएं हैं वो आप देख लीजिएगा। और उसमें रहता है एक तो परीक्षा का स्तर, जैसे वो 10+2 से चालू होता है। पहले हम लोग 10वीं भी भरते थे। फिर विषय क्या क्या है आपके। फिर दिन, मतलब वर्ष कौन सा है, कितना प्रतिशत था, कौन सा बोर्ड था। फिर आपका स्नातक विषय क्या है, वर्ष क्या है, और विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम। तो अगर मान लीजिए आप जैसे स्नातक आपका है सिविल इंजीनियरिंग से और एनआईटी से है, तो सिविल इंजीनियरिंग से सवाल होंगे और एनआईटी से सवाल होंगे। अगर आपका बीए ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस में और जीजीयू से है, मान लो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से, तो पॉलिटिकल साइंस से सवाल होंगे और गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से सवाल हो सकते हैं। आप वो देख लेना। स्नातकोत्तर अगर आप नहीं भरे हो तो अब भरने का स्कोप भी नहीं है, तो छोड़ देना। दूसरी चीज़ ये है, मतलब जो भी तीसरी चीज़, आप अगर किसी पद में हैं तो उसके बारे में लिखा है, तो अगर आप भरे होंगे कि मैं पद में हूँ, इस पद में हूँ, तो उससे सवाल आएंगे और ठीक ठाक आएंगे। एक सवाल और आता है, मतलब पिछले बार भी आया था, कि भैया हम जब फॉर्म भरे तब पद में नहीं थे, लेकिन अब पद में हैं, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए चौथा कॉलम है, उसमें लिखा है कि साक्षात्कार के समय यदि आप अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी, देखिए क्या लिखा है, कोई विशेष जानकारी जैसे एनसीसी, खेलकूद या अभिरुचि, अभिरुचि मतलब होता है आपकी हॉबी, या प्रकाशन, तो इसके बारे में आप दे सकते हैं, या अन्य कोई जानकारी। तो इतनी जानकारी आपसे पूछी गई है और यही बस आपको भरना है। ये जो आखिरी पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 5, केवल ये आपको भरना है, इसके अलावा कुछ नहीं भरना है। बाकी सब प्री फिल्ड आएगा। अच्छी चीज़ ये है कि इसमें इस बार 3 4 5 लाइन दे दिया है, तो आप ठीक ठाक जानकारी भर सकते हो। और कोई भी जानकारी जो आपको लग रहा है कि आपसे ज़रूरी है, जैसे एक दो फॉर्म आए वो कुछ नहीं भरे थे, तो मैं बोला यार क्यों नहीं भरे, तो बोले भैया कुछ है ही नहीं, रुचि अभिरुचि भी नहीं है, एनसीसी भी नहीं लिए, तो क्यों भरे। देखो ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको पता है कि इससे पूछ सकते हैं, उसकी आप तैयारी कर सकते हो। मान लो आप कुछ नहीं भरे तो वो कुछ भी पूछेंगे, उसकी आप तैयारी नहीं कर सकते। मान लो आप भर दिए योग या ध्यान, तो भाई अभी आप इसकी तैयारी कर सकते हो ना। और ध्यान से मान लो 3 4 सवाल पूछे आपसे, बन गए 2 3, तो वो फायदा है। नहीं तो मान लो कुछ भी पूछे, जिम्नास्टिक पूछ लिए, आप नहीं बता पाओगे। एक सवाल यही पूछ लिए कि यार तुम क्या आदमी हो, तुम्हारी हॉबी तक नहीं है, तो क्या करोगे। तो ऐसी चीज़ों को खाली नहीं छोड़ना, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं करना है जिससे किसी का वहाँ ध्यान जाए। तो यहाँ कुछ भर देना, हॉबी 1 या 2 भर देना। मतलब ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई बाकी चीज़ उनके पास स्कोप नहीं है ना। अब आपके ज़िले के बारे में नहीं पूछ सकते, आपके नाम के बारे में नहीं पूछ सकते, तो अब यहीं जाएंगे वो। तो ये थोड़ा सा ठीक से भर देना। दूसरी चीज़, देखो क्योंकि उनको आपके बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो ऐसे लोग जो पहले इंटरव्यू दिला चुके हैं, तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होती। पिछले बार भी मैं बोला था, लोग लिखे थे, नंबर भी अच्छा आया है। जैसे आप इंटरव्यू दिला चुके हो, तो उसमें एक लिख देना कि सीजीपीएससी इंटरव्यू 2 बार, सीजीपीएससी मेंस 3 बार। मतलब जो भी इंटरव्यू तो लिखा ही देना, मेंस
लिखना हो तो लिखना, क्योंकि मेंस तो फिर भी ठीक है। इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि भाई आप पहले भी दिला चुके हो, थोड़ा आपको सम्मान मिलेगा, नंबर थोड़ा हो सकता है ज़्यादा मिल जाए। सीजीपीएससी इंटरव्यू, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो, सीजीपीएससी इंटरव्यू, ज़्यादा लिखना भी नहीं, ज़्यादा लिखो तो पढ़ते नहीं है। सीजी इंटरव्यू 2022 और 21 ऐसा करके लिख दो, तो उससे एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। अगली चीज़ क्या लिख सकते हो, अगली चीज़ लिख सकते हो जैसे आपका चयन हुआ है किसी में, अब आप वहाँ तो लिख नहीं पाए क्योंकि उस समय थे नहीं, तो अब आप लिख सकते हो छात्रावास अधीक्षक पद पर चयन। इससे फायदा ये होगा कि इससे सवाल पूछेंगे। एक तो वो आपको बिल्कुल बेरोजगार नहीं मानेंगे, दूसरा इससे सवाल पूछेंगे, तो इसका फायदा यही है कि आपको पहले से पता है कि इससे सवाल पूछ सकते हैं, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं और कोई नहीं। तो आप इसकी तैयारी कर लो अच्छे से कि अच्छा ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, जो भी पूछेंगे उसकी तैयारी कर सकते हो। और हॉबी मैं ये बोलूँगा कि यार एक दो कर लो, नहीं भी है तो कुछ बना लो, योग ध्यान बना लो, ध्यान में बहुत ज़्यादा कोई सवाल रहते भी नहीं। या कुछ भी घूमना बना लो, क्रिकेट तो हम लोग खेलते ही हैं आधे लड़के, तो क्रिकेट खेलना, किसी को मूवी का होता है हॉबी, बस ना बिल्कुल ऐसे मत लिख देना कि आप लिखे कि गाने सुनना, तो वो फिर ना किशोर कुमार के पूछेंगे और आपको अभी के अरिजीत सिंह के अच्छे लगते हैं, तो स्पेसिफिक कर देना कि नए गाने सुनना। मतलब जो चीज़ें हैं ना, क्रिकेट बस लिख दिए, हो सकता है आपको क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, तो जो चीज़ है जिससे आप चाहते हो कि सवाल पूछें स्पेसिफिक कर देना, उससे फ़ायदा होता है। और जो ये हॉबी है, हॉबी को थोड़ा अच्छे से लिखना, क्योंकि जगह है तो स्पष्ट रहे, एक ही लाइन में क्रिकेट, हॉकी ऐसे करके गाना ऐसा मत लिखना, बढ़िया से अच्छे से दिखे वो कोशिश करना। एक टेलीग्राम ग्रुप है हम लोग का, फिर से मैं कोशिश करूंगा, उसमें पिछले बार जितनी मैक्सिमम हॉबी थी ना जो लोग बताए थे, उनका मैं जो भी सवाल आ सकते हैं 3-4 4 मिनट के ऑडियो डाल दिया था कि सिंगिंग का, क्रिकेट का, घूमने का, ऐसे 12-15 हॉबी होती है, उनका डाल दिए थे। और कोई आपकी नई हॉबी हो जाएगी तो फिर से डाल देंगे। एक मैं अभी आज ही काम कर लेता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेते हैं। आप लोग मैक्सिमम लोग तो मेंस वाले ग्रुप में जुड़े ही होगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं इंटरव्यू का, तो जो भी इंटरव्यू इस बार दिलाने वाले हैं उसमें जुड़ जाना, तो उससे भी कोशिश कर लेंगे। या टेलीग्राम, जैसा भी आप बोलोगे, टेलीग्राम में अच्छा ये है कि झंझट कम होता है ना, अपना नंबर नहीं जाता, तो ये काम कर सकते हैं अपन। दूसरी चीज़ है, हाँ एक जॉब वाली दिक्कत थी कि मैं जॉब में हूँ तो कैसे इंटरव्यू होगा। देखो सीधी सी बात है कि यार आप जब फॉर्म भरे होगे तो आप एक आवेदन दिए होगे कि मेरे को एनओसी चाहिए, इंटरव्यू में आपको एनओसी नहीं लगती, मिल गई तो अच्छी बात है, वही जो आप वहाँ आवेदन दिए उसकी आपके पास रिसीविंग होगी, उसको लेके चल देना, कोई दिक्कत नहीं होती। और कागज आगज किसी का कोई कम है, जैसे डिग्री है, तो ग्रेजुएशन की डिग्री लगती है, तो अगर आपके पास अभी नहीं है तो निकलवा लो यार, बहुत समय नहीं लगता, फिर बाद में जब रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग हड़बड़ाते हो। अप्लाई कर दो, अर्जेंट वाला कर दो, 2-3 दिन में मिल बन के मिल जाती है। तो ये जो बेसिक तैयारियां है ना, आपका कास्ट सर्टिफिकेट रखो, ओरिजिनल मार्कशीट रखो, डिग्री निकाल लो, बाकी चीज़ें रख लो, मतलब गलत चीज़ है, अनइथिकल है, लेकिन मैं बोलूँगा अगर आपका कोई प्रकाशन है तो वो उसके बारे में, और नहीं भी है ना तो कोशिश कर लो, अभी 1 महीना है, कोई ऐसी चीज़ पे जिसका आपका इंटरेस्ट है उस पे एक आध लेख प्रकाशित करवा दो। जैसे मान लो आपका नशा पे इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि नशा मुक्ति पे सवाल हो, एक नशा मुक्ति पे लेख लिखो, कहीं छोटी मोटी जगह प्रकाशित करा दो, फिर लिख देना उसमें कि नशा मुक्ति पर लेख, प्रकाशन तो ही होता है ना, तो उससे हो सकता है उससे भी सवाल हो जाए। मतलब ये देखो बुद्धि का खेल है, आपको ऐसी चीज़ें उसमें लिखना है जिससे आप चाहते हो सवाल पूछें, अगर आप नहीं लिखोगे तो कुछ भी पूछेंगे। ये हो गया पहला पार्ट आपके बायोडाटा के बारे में। दूसरा और कहाँ से सवाल आएगा, तो दूसरा सवाल आएगा करंट से रिलेटेड। करंट मतलब होता है जो अभी चल रहे हैं, जैसे अभी नेपाल मुद्दा बहुत गर्म है और ये चलते ही रहेगा, तो भाई अध्ययन कर लो, इंटरव्यू के हिसाब से अध्ययन करो कि नेपाल में पहले राजशाही थी, फिर कैसे लोकतंत्र हुआ, माधेसी पूछ लेंगे वो, तो थोड़ा सा इतिहास पढ़ लो कि माधेसी आंदोलन क्या है, फिर ये जेनजी लोग क्यों आंदोलन करने लगे,
ऐसी क्या दिक्कत, मतलब उन लोग क्या कर रहे थे, उनके जो बड़े बड़े नेता थे ना, उनके बेटे लोग के ऊपर वीडियो बना रहे थे, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, देखो ये इतना ये कर रहा है वो कर रहा है, तो उनको नेता लोग को दिक्कत लगी, वो बंद ही कर दिए सोशल मीडिया, भड़क गए। तो लंबी कहानी है, तो थोड़ा सा ना पढ़ो। यूएस के साथ जो अभी चल रहा है, ट्रम्प तो भाई अलग लेवल पे है ना, तो कुछ ना कुछ तो चलते ही रहेगा। तो जो भी अभी करंट में चल रहा है, अभी खूब ज़्यादा चल रहा है अंजूर विज़न, अभी कॉलेजों में है कि इसके ऊपर निबंध कराना है, भाषण कराना है, सेमिनार कराना है, तो विकसित छत्तीसगढ़ 2047, नक्सलवाद ठीक ठाक चर्चा में है। तो जो भी, अब ना रोज पेपर पढ़ो, मैं सलाह दूंगा 1 से 2 घंटे पढ़ो, एडिटोरियल अच्छे से पढ़ो, जो अच्छे से विश्लेषण कर रहे हैं उनकी न्यूज़ देखो, अच्छे अच्छे वो हैं क्या बोलेंगे यूट्यूब में चैनल, जो बिल्कुल किसी भी चीज़ का A to Z समझाते हैं, तो वो चीज़ें देखो। उससे आपका ना एक ओपिनियन बनेगा, एक विचार बनेगा, और ऐसे टॉपिक पकड़ते जाओ। वही अब हम लोग कोशिश करेंगे कि यार जो भी टॉपिक हो सकते हैं चर्चा में, वो डालते जाएंगे, तो आप भी डालते रहोगे तो आपका फायदा होगा। तो करेंट से सवाल आएंगे, और तीसरा जो सवाल आता है वो जनरली छत्तीसगढ़ से पूछते हैं कि बताओ यार 5 नृत्य के नाम बताओ, 5 गीत के नाम बताओ। पूछते वो कुछ भी हैं, पॉलिटी भी पूछते हैं, हिस्ट्री भी पूछते हैं, इसमें आपको नहीं जानना है, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा एक बार देख लेना, वो देख ही रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो आपका बैकग्राउंड है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग वाले हो, आप कुछ और हो, भाई हो सकता है जैसे कोई एमए इंग्लिश कर लिया, उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता, एमएससी मैथ्स कर लिया, लेकिन इतना बेसिक नॉलेज तो रखो कि उनको लगे कि हाँ यार किया तो है। मान लो मैं इंजीनियरिंग नहीं किया, लेकिन मेरे पास 1 महीना है, तो मैं बेसिक चीज़ तो फिर से पढ़ लूंगा ना, जो वो पूछने वाले हैं कि कौन कौन से विषय थे उसमें, क्या होता है, कौन पिता है। भाई हर कोई भूल जाता है, उनको भी पता है कि तुम इंजीनियरिंग छोड़ के ही इधर आए हो सब भूल भाल के, लेकिन बेसिक जानकारी रखो। दिक्कत क्या होती है खासकर इंजीनियर लोग के साथ, कि सामने हो सकता है, उस जमाने में तो था ना, पत्थर मारो तो इंजीनियर को पड़ता था, तो सामने जो बैठा है वो भी इंजीनियर हो, फिर हो सकता है और बुरी किस्मत हुई कि वो भी सेम सब्जेक्ट का हो, तो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए उसकी तैयारी करो। अगली चीज़ है थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में, उसका 2-3 वीडियो हम लोग का आपको मतलब मिल भी जाएगा। बेसिक चीज़ें मैं बताऊं, देखो एक चीज़ होती ईगो वाली। ईगो मतलब ये होता है कि इंटरव्यू में दोनों का ईगो होता है, आपको अपना ईगो बाहर छोड़ना है, क्योंकि आपको नंबर चाहिए, सीधी सी बात है। उनको, उनका जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करना है। वो भी बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, आपके माँ बाप दादा के उम्र के हैं, तो भाई वो जैसे मान लो कुछ बोल भी दिए, तो अपना मत टकरा देना कि यार नहीं सर ये तो गलत बोले, वैसे कोई नहीं करता ऐसा, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं, तो उनको संतुष्ट करना है। मतलब ईगो का मतलब ये भी होता है, मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। मान लो वो पूछे कि यार बताओ नेपाल में जो जेनजी आंदोलन हो रहा है वो कहाँ से शुरू हुआ। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको पता है कि यहाँ से शुरू हुआ, ये हुआ वो हुआ, आप पढ़ के पूरा बैठे हो। एक ऑप्शन है आप भड़ से बता दिए कि सर ये यहाँ से चालू हुआ था, ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ। अब मान लो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं कोई सवाल पूछा बहुत मेहनत करके सोच के, अब फट से बता दिए, तो मेरा ईगो नहीं थोड़ा सा होगा कि यार, खासकर मैं बुजुर्ग आदमी हूँ तो, साला इतना सोच के बोला, ये मतलब ये पहले से तैयार करके आया है, तो अब तो इससे कठिन ही पूछूंगा। तो उनको पूरा फील दो कि भाई जो तुम पूछे अच्छा सवाल पूछे, मैं सोच रहा हूँ उसके लिए, तो वो कुछ भी पूछे आपको पता भी है, 1 सेकंड 2 सेकंड सोच लो, उनको संतुष्टि मिल जाएगी कि मैं सोचने को तो मजबूर किया, नहीं तो नहीं लगेगा कि मैं पूछे पड़ा हूँ भड़ भड़ बता रहा है यार, सोच भी नहीं रहा है। तो अब तो इससे कठिन पूछूंगा, अब बताओ नेपाल में 4 फुट नीचे, मतलब नेपाल में जो सीता माता का जन्म हुआ कहाँ पे हुआ बताओ, किस सदी में हुआ बताओ, ऐसे पूछने लगेंगे, फिर तुम नहीं बता पाओगे तो खुश हो जाएंगे। तो पहले ईगो को संतुष्ट कर दो, थोड़ा सा सोचो वो जो भी पूछ रहे हैं, मतलब ये बेसिक रूल है कि कोई कुछ पूछ रहा है आपको पता भी है तो थोड़ा सोच के बोलो। वो अच्छा इसलिए भी है कि वो एक अच्छा इंसान को दिखाता है, मतलब जो भड़बड़ भड़बड़ बोलते हैं ना, वो फिर कुछ भी बोलते हैं, थोड़ा सोच के थोड़ा पाउस लेके बोलो। दूसरा, उनकी बातों को सुनो, सुनो मतलब वो कुछ बोल रहे हैं, तुम भड़ से बात काटे और बताने लगे, तो किसी को गुस्सा नहीं आएगी, खासकर जो नंबर देने बैठा है। भाई वो कुछ बोल रहे हैं पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छी बात है वो ज़्यादा बोले, मतलब वो ज़्यादा बोलेंगे उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छी बात है उनको बोलने दो अच्छे से, पूरा बोलने तो सुन के फिर जवाब दो,
पूरी बात सुनो, काटो मत। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर वो किसी चीज को बोल रहे हैं, जैसे तुम बोले कि सर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, वो बोले नहीं हो ही नहीं सकता। अब तुम बोले सर अब क्या फालतू बात कर रहे हैं, कैसे नहीं हो सकता, ऐसे होगा वैसे होगा, गृह मंत्री भी बोले हैं। आप बोलो सर ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, लेकिन जहाँ तक मेरा ज्ञान है सर, जितना मैं पढ़ा हूँ सर, उस हिसाब से ऐसे ऐसी रणनीति इसके हिसाब से ये खत्म हो सकता है। लेकिन सर आप बोल रहे हैं तो मैं और पढ़ूंगा सर, किसी मुद्दे के बारे में भी वो बोले कि ये ऐसा है वैसा है, आप बोलो कि सर मेरी जितनी समझ है, जितना मैं पढ़ा हूँ, उस हिसाब से तो ऐसा है सर, लेकिन आपका भी तर्क सही है, तो मैं इस बारे में और पढ़ूंगा। तो दो फायदा होता है, पहला वो संतुष्ट हो गए, दूसरा ये कि आप उनको ये दिखाए कि मैं मतलब पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ ना, मतलब मैं और चाहता हूँ पढ़ना लिखना, तो वो भी चीज़ होती है। अगली चीज़ ये होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग चर्चा ही की है, एक डर वाली चीज़ होती है ना। दो तीन लोग से मेरे बात भी हुई, तो बोले कि भैया बाकी सब तो ठीक है, डर लग रहा है। अभी सेलेक्ट भी हुए हैं डीआई में, फ़ोन भी आया था। बोले क्या करना चाहिए घुसने से पहले, तो मैं अलग अलग चीज़ें बताया कि यार पहली चीज़ तो बहुत सोचो मत उस बारे में। देखो सीधी सी बात है, आप डर इसलिए रहे क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नंबर कम होगा तो आपका क्या होगा, यही तो डर है ना, कि भाई नहीं हुआ, कम नंबर मिल गया, कि ये हो गया वो हो गया। आप डरोगे तो आपका नंबर वैसे भी कम होगा, मतलब वहाँ कॉन्फिडेंस का ही टेस्ट है। आप डर डर के जाके गए तो नंबर तो कम होना ही है। तो अपने आप को ये समझाओ कि भाई मैं डरा, मतलब मेरा नंबर तो वैसे भी कम होना है, तो मेरे को नहीं डरना है, अपने को डरा हुआ नहीं दिखाना। थोड़ा बहुत नर्वसनेस ठीक है, लेकिन आप डर गए, आप बता ही नहीं पा रहे, फ्रस्ट वो हो गए, बिल्कुल ब्लैंक हो गए, तो फिर दिक्कत है ना। तो इसीलिए डरना मना है, मतलब इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं डरना है। आप ये सोचो कि यार ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ही कटेगा, डरूंगा तो और कम होगा। मान लो मैं डर के कोई भी इंटरव्यू दिलाया तो मेरे को 60 मिल रहा है, तो बिना डरे मेरे को पक्का 70 मिलेगा, क्योंकि वो सवाल ऐसे रहते हैं ना। मतलब मैं कई लोगों से अभी भी बात किया, अभी जो इंटरव्यू के सवाल हुए ठीक ठाक हुए, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं, वो सुधारना भी चाहिए कि कागज लेके आ रहे हैं इंटरव्यू में। ये कहाँ से जाया जाए कि कोई सवाल की लिस्ट लेके आ रहा है और पूछ रहा है कि अच्छा बताओ बाबा घासीदास का जन्म कब हुआ, आप बोले 18 दिसंबर को, टिक मार लिए, ठीक है। मतलब भाई फेसलेस इंटरव्यू है, लेकिन पता तो लगा ही जाता है ना कि आप क्या कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में, अब वो अंदरूनी चीज़ें हैं, लेकिन ये सुधरना चाहिए कि कोई कागज लेके इंटरव्यू लेने मत आए ना। अगर किसी को कागज लेके इंटरव्यू लेना है तो फिर इंटरव्यू ही ना ले, भाई दूसरे को भेज दो आप। खुद मत लो ना। इंटरव्यू मतलब क्या है कि मैं सवाल लिख के लाऊं और पूछ लूं, वो तो प्री में कर चुके हैं ना, वो तो मेंस में कर चुके हैं। आपको मेरी पर्सनालिटी टेस्ट करना है, तो सवाल पूछने वालों से भी मेरी अपील है, अगर वो देखते हैं, कई बार मेरे को पता लगा कि भाई वो भी देखते हैं वीडियो करके, तो उनसे मेरी अपील है, अगर देख रहे हैं आप लोग, इंटरव्यू में सवाल ऐसे पूछने चाहिए जो प्री मेंस में ना पूछे गए हों। अगर आप वहाँ भी यही पूछ रहे हैं कि संविधान के किस धारा में धन विधेयक है, वो तो हम प्री में बता चुके हैं। वहाँ भी ये पूछ रहे हैं कि ब्रिक्स कब बना, वो हम पढ़ चुके हैं मेंस में। आप ये पूछो कि ब्रिक्स क्यों बना, ब्रिक्स के फायदे क्या है, उससे आपको एनालिटिकल सवाल पता लगेंगे। आप पूछ रहे हैं कि इस अभी अभी ये योजना चालू हुई, वो किस सन में चालू हुई, इस गांव में कौन सी योजना, ऐसे सब सवाल पूछे गए। आप पूछो कि ये योजना का क्या प्रभाव पड़ा, मतलब ऐसे सवाल पूछना चाहिए। और जो दिलाने वाले हैं उनको बोलूँगा कि भाई सवाल तो आप नहीं डिसाइड कर सकते। आपसे अगर ऐसे सवाल भी पूछें जो बन रहा है बताओ, जो नहीं बन रहा है, एक और अच्छी ट्रिक है, वो है सॉरी की। प्रेम से सॉरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होती। बदल बदल के बोलो, जैसे कुछ पूछे, बोले सॉरी सर मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी सर मैं पढ़ा था लेकिन भूल गया, सॉरी सर मेरे को मतलब मैं अभी अभी पढ़ी थी सर, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है, बिल्कुल अभी तुरंत ध्यान नहीं आ रहा है। उनको थोड़ी पता भाई, जैसे कोई सवाल आपको बनता है वो भी तो आप भूल जाते हो, तो आप यही तो बोलते हो सर ध्यान नहीं आ रहा है। तो बस वही चीज़ करना है कि सॉरी बोलना है, अलग अलग तरीके से बोलना है। अब वो कुछ पूछे, वो भी आपको मान लो सुनाई नहीं दिया, तो सॉरी सर मेरे को अच्छे से सुनाई नहीं दिया, आप क्या फिर से बोल सकते हैं। तो ये सॉरी ना बहुत अच्छा शब्द है। और इंटरव्यू दो टाइप के होते हैं जो बेसिक होते हैं। एक होता है जो नॉर्मल इंटरव्यू होता है, नॉर्मल मतलब बढ़िया हंसी खुशी से बात करेंगे, आपको भेज देंगे। एक टेंशन वाला होता है जिसमें वो आपका ना लेवल चेक करना चाहते हैं, कि मतलब ये पिछले बार हुआ था कुछ लोग के साथ, उनको अच्छा नंबर भी मिला और वो धन्यवाद बोले आके, बोले इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ।
वो ना जबरदस्ती का सवाल पूछेंगे कि अच्छा ये क्या है, वो क्या है। वो वाली बात है ना कि अगर वो चाहते हैं कि आप जवाब दो तो बोलेंगे आपके पापा का नाम क्या है, आपके मामा का नाम क्या है, आप बता दोगे। वो चाहते हैं आप ना दो तो बोलेंगे मेरे पापा का नाम बताओ, मेरे मामा का नाम, मेरे चाचा का नाम, मेरे ताऊ का नाम। आप कितना भी पढ़ लो वो नहीं बता सकते। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ का राष्ट्रपति है बता सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से पहले 4 राष्ट्रपति का नाम बताओ। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पैदा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की बीवी का नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के गांव का नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप किस कलर की घड़ी पहनता है, ये नहीं बता सकते ना आप। तो वो ऐसा जानबूझ के करते हैं, वो टेंशन वाला इंटरव्यू होता है। आपको बस ऐसी गेंदों को, अगर जो क्रिकेट खेलते हैं वो जानते होंगे, बस छोड़ना है और टेंशन नहीं लेना है। बस अंदर से पॉजिटिव रहना है कि भाई वो मेरे लेवल का, पेशेंस लेवल का टेस्ट ले रहे हैं। आगे मेरे को कोई ना कोई फुल टास्क मिलेगी, जब मिलेगी तो मैं छक्का मार दूंगा। अभी मेरे को घबराना नहीं, क्योंकि मैं घबरा गया तो फिर जब सरल सवाल भी आएंगे ना, वो मेरे मामा का नाम, मेरे चाचा का नाम, मेरे ताऊ का नाम, मेरे इसका नाम, मेरे उसका नाम, ऐसे कर करके फिर बोलेंगे तुम्हारे पापा का नाम क्या है। अब मैं इतना घबरा गया हूँ कि मैं अपने पापा का नाम भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ब्लैंक हो गया हूँ। तो आपको बस जब वो ऐसा सवाल पूछे टेंशन दे तो ये सोचो कि यार टेंशन वाला इंटरव्यू मतलब नंबर अच्छा मिलेगा। मैं आखिरी तक अगर खड़ा भी रहा ना, आखिरी तक अगर मैं अड़ा भी रहा, अगर मैं आराम से भी रहा, तो भी इंटरव्यू मेरे को नंबर में कोई समस्या नहीं है। तो बस सुनते जाना है बात। जब आपके रेंज के सवाल आए तो जवाब देना है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मतलब ऐसे सवाल पूछें तो बस आपको अपने को बार बार ये समझाना है कि बेटा टेंशन मत ले, तेरे को मिलेगा सवाल। अगर तू खड़ा रहा, तू 10 के 10 सवाल का जवाब नहीं दिया और तू रोया नहीं, तू परेशान नहीं हुआ, तो भी तेरे को नंबर मिलेगा। तो अगली चीज ये ध्यान रखना। एक चीज और कि वो ड्राइवर वाली बात होती है, देखो कुछ कुछ अपने आप याद आते चल रहा है, कुछ कुछ जो भी है सवाल फिर करेंगे और वीडियो बनाएंगे और एक ही में सब थोड़ी बताएंगे। ड्राइवर मतलब होता है कि यार इंटरव्यू जनरली बातचीत होती है। और बातचीत कैसे होती है, बातचीत ऐसे होती है कि जो आप बात करते हो उसी से चीत होती है, उसी से फिर बात होती है, फिर चीत होती है। मतलब जैसे मान लो मेरे से वो पूछे कि बेटा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताओ। मैं बोला कि सर सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यहाँ हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे बहुत सारे केंद्र हैं, और लेकिन सर किन्हीं कारणों से इसका पतन हो गया। अब अगला सवाल आप क्या पूछोगे बताओ। क्योंकि भाई कोई भी है, मैं भी हूँ, आप भी हो, आप अगर इंटरव्यू लेने गए और आपको 12 15 16 दिन इंटरव्यू लेना है, आप इतने सवाल, और रोज 20 25 लोग का लेना, आप इतने सवाल तो तैयार नहीं कर सकते ना। सवाल आप वहीं बनाओगे, सामने वाला जो जवाब देगा। सीधी सा रूल है, कोई भी अच्छा इंटरव्यूअर सवाल तैयार करके लिख के नहीं ले जाता, वो सवाल वहीं डिस्कवर करता है, वहीं बनाता है। तो आपसे कोई भी सवाल वही पूछेगा जो आपकी आखिरी लाइन है। जैसे मेरी आखिरी लाइन थी कि सर किन्हीं कारणों से इसका पतन हो गया। अगला सवाल होगा कि यार किन कारणों से पतन हुआ। अब मैं बताऊंगा कि सर आर्यों का आक्रमण था, बाढ़ थी, भूकंप था, ये था, लेकिन सर उसके बाद वैदिक सभ्यता आ गई। तो अब अगला सवाल क्या होगा, अच्छा वैदिक सभ्यता क्या थी यार, इसके बारे में बताओ। मतलब आपको सामने वाले को बिना ये जताए आखिरी लाइन ऐसी बोलना है जिससे अगला सवाल आए। इसी में बेसिक रूल ये है कि आखिरी लाइन वो बोलो जिसके बारे में आप जानते हो, वो मत बोलो जिसके बारे में नहीं जानते। आप बोले कि सर लेकिन इसका पतन हो गया, और आपको पतन के कारण ही नहीं पता, तो आप फंस गए ना। फिर वो पतन के कारण पूछे, आप बोले सॉरी सर, तो फंस गए। तो वो बोलो जो आपको पता है, ऐसा एक भी शब्द मत बोलो जिसके बारे में नहीं पता। आपसे बोले कि नक्सल अभियान के लिए जो योजना है उसका नाम लिखो, बताओ। आप बोले कि सर बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे नियत नेल्लानार। अब वो अगला सवाल पूछेंगे नियत नेल्लानार क्या है, और आपको नहीं पता, तो आप फंस जाओगे। तो भाई सामने वाले को वो चीज़ मत बोलो जो आप नहीं चाहते कि वो आपसे पूछे, और वो बात बोलो जो आप चाहते हो कि वो आपसे पूछे। मतलब बातचीत का भी आप कभी ध्यान देना, बात हम कैसे करते हैं वही करते हैं, सामने वाले की बात होती है, उस बेस पे हम अपनी बात पूछते हैं, फिर हमारी बात से वो कोई को बात करता है, फिर उससे हम करते हैं। तो बहुत प्रेम से ये काम करना है और प्रैक्टिस से करना है। ऐसा नहीं कि वहीं जाके ट्राई करोगे, वो भी बहुत बुद्धिमान, सच में बुद्धिमान लोग रहते हैं, पकड़ लेंगे। तो प्रैक्टिस आ जाए। और अगली चीज़ है, बहुत लंबा जवाब मत देना। ये नहीं कि ज्ञान दिखाने आप नहीं गए हो, उनका ईगो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे वो कुछ पूछे, आप 10 लाइन जवाब दे रहे हो, वो गलत है। उनको पूरा पूछने दो। वो आपसे कुछ पूछे, आप 3 लाइन दो, 3 लाइन से ज़्यादा जवाब मत दो। मतलब वो पूछे ना, तो आप पहली लाइन दो, दूसरी लाइन दो, तीसरी लाइन में ऐसा कुछ दे दो जिससे वो अगला सवाल पूछ ले। फिर पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में ऐसा कुछ जिससे अगला पूछे, क्योंकि ज़्यादा बोलोगे ना तो गलत बोलोगे,
दूसरा, वो आपका सुनने बहुत बैठे भी नहीं है, उनको सवाल पूछना है, मजा करना है। एक और रूल रहता है कि यार कुछ फैक्चुअल पूछे और आपको पता नहीं, जैसे वो पूछे कि यार बताओ, आ, कुछ भी, वो पूछे कि यार बताओ उपराष्ट्रपति चुनाव में कितने लोग वोट दिए। अब आपको पता तो है कि कुछ 240 दिए, जो भी, मतलब ये संख्या मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपको लग तो रहा है कि 240 दिए, लेकिन आप कंफर्म नहीं हो। रिस्क ये रहता है कि आप कंफर्म नहीं और 240 बोल दिए, और अगर वो गलत है तो वो फिर बहुत गलत इंप्रेशन जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं उनसे। तो झूठ भी नहीं बोलना है, लेकिन आपको कुछ पता भी है तो आप उनको बोलो कि सर मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बिल्कुल, लेकिन अगर आप अनुमति देंगे सर तो मैं गेस कर सकता हूँ। तो थोड़ी बोलेंगे मत गेस करो, फालतू बात है। बोलेंगे लो यार गेस करो, फिर बता दो 240। सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके ऊपर कोई झूठे का आरोप नहीं लगा। तो इस टाइप का काम करना, उनसे परमिशन लेके झूठ बोलो, उनसे परमिशन लेके कुछ बताओ, वो ज़्यादा अच्छा है। झूठ मत बोलना, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, झूठ मत बोलना। कुछ नया मत करना, कुछ नया मत करना जिसको आप जस्टिफाई कर सको। आप गए और ऐसे हाथ जोड़ के राम राम सर किए, तो भाई गलत है। आप जय जोहार बोल सकते हो, लेकिन जो चल रहा है उसी ढर्रे में जाओ ना भाई। आप लाल टाई पहन के चल दिए, पीला कोट पहन के चल दिए, हरा हेलमेट पहन के चल दिए, ऐसी कोई भी चीज़ मत करो जो उनको इरिटेट करे, उनको अलग दिखे। ऐसा कुछ मत करो, बिल्कुल जैसे सब जाते हैं ना वैसे जाओ। अपने जवाब, जैसे एक अभी एडीआई में सेलेक्ट किए हुए हैं, वो पूछे थे मेरे से पहले कि भैया कोट पहनूं कि मत पहनूं। मतलब देखो, जब हम लोग दिलाते थे और अभी भी जो पीएससी का, जैसे एडीआई में तो लोग पहन के आए थे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पीएससी में जनरली ये होता है कि लोग कोट कम पहनते हैं। तो मैं उनको यही सलाह दिया था कि आप पहन सकते हो, क्योंकि एडीआई थोड़ा सा अलग इंटरव्यू है। बस ये है कि वो पहन के अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो फिर दिक्कत है ना, आप ऐसे ऐसे बार बार छूते रहोगे। तो अगर आप लगातार पहनते हो, कोट पहन के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो पहनो। लेकिन अगर वो आप उसी दिन पहन रहे, वो पहन के आपको और थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगा, आप और कॉन्फिडेंस डाउन होगा, तो मत पहनो। क्योंकि ये सब चीज़ों से आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप कुछ भी गलत किए तो नंबर कट जाएगा। तो बेसिक चीज़ें कि यार जूता है, अब मोजा शर्ट वाला आजकल हर कोई पहनता है। अब जब आप बैठोगे तो पेंट ऊपर उठेगा, तो आपका मोजा के और पेंट के बीच में गैप दिखेगा, पैर दिखेगा, तो मोजा फुल पहन लो। मतलब बेसिक छोटी छोटी चीज़ें करना है और कुछ नहीं करना। बेल्ट नॉर्मल पहन लो, पेंट बिल्कुल टाइट मत पहनो, मतलब बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें। लड़कियों के लिए भी जो नॉर्मल दिखना है आपको, कोई बिल्कुल साड़ी में कंफर्टेबल ही नहीं है, कभी पहनी ही नहीं है, उसी दिन पहनी, तो फिर दिक्कत है। फिर सूट पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। साड़ी भी पहनना है तो पहले से तैयारी करो, ऐसी पहनो जो ऑफिशियल हो। अब आप जाके चमकीली भड़कीली साड़ी पहन के चल दिए, बिल्कुल ऐसा कोबरा परफ्यूम लगा के चल दिए, तो वो सब नहीं करना है। मतलब कुछ अलग नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है, जैसा सब कर रहे हैं वैसा करना है, जवाब से सामने वाले को इम्प्रेस करना है। सीधा सा रूल ये है। तो और बाकी चीज़ें वही है, बहुत देखना भी नहीं है। एक मॉक इंटरव्यू वाली बात भी कर लो। देखो, मॉक इंटरव्यू दिलाना चाहिए, लेकिन इसलिए दिलाना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए नहीं कि कॉन्फिडेंस डाउन कर। वो एक बच्ची है, जूनियर है मेरी, वो ना दिलाने गई इंटरव्यू से एक आध हफ्ते पहले, इतना उसको परेशान कर दिया कि तुम्हारा ये भी है, तुम तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, तुम तो ये हो, तुम वो, ऐसे बहुत सारे फीडबैक आए मेरे पास। तो भाई अगर कोई ऐसा मॉक इंटरव्यू ले रहा है तो उससे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा इंटरव्यू मत लो, डराने के लिए नहीं हो। और पहल मेन चीज़ क्या होती है कि किसी को अगर ज्ञान बांटना है तो कुछ ना कुछ तो बताएगा आपको, इसमें सुधार करो, उसमें करो, उसमें करो। सुधार कुछ मत करो। कोई बहुत ब्लंडर कर रहा है वो सुधारो, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती भाई, मेरा भरोसा करो। मैं भी ऐसे ही गया था, कुछ नहीं होता, नंबर अच्छे ही मिल जाता है। मतलब मैं कुछ नहीं, वो सब जो होता है ना, हाथ नहीं हिलाना है, ये नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है। अब तुम टेबल ठोक रहे, पैर हिला रहे, मुंह ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसा नहीं करना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कर, जो तुम्हारा नेचुरल है वो करो। बहुत ज़्यादा ये जो सलाह देते हैं मॉक इंटरव्यू में, बहुत ज़्यादा उसको मानना भी नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ बस, कि आप उतने लोगों को जवाब दे सको। ऐसी चीज़ों को मानो जो आप कर सकते हो, ऐसी चीज़ें मत मानो जिससे आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाए, फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे। मेरी आदत है, मैं थोड़ा रुक के बोलता हूँ, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ। अब मेरे को मॉक इंटरव्यू में कोई बोले कि तुम इतना धीरे नहीं बोलना है, तेज बोलना है, और मैं जब तेज बोलने लगूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं सोच नहीं पाऊंगा। मेरा वो यूएसपी है यार, मैं धीरे बोलता हूँ, मेरे को मज़ा आता है।
तो मैं यही समझा रहा हूँ कि, और मान लो मैं मॉक इंटरव्यू, मेरे को भी एक बार गया था तो बोले कि यार तुम धीरे बोलते हो, तेज बोलो। भाई पढ़ाना भी चालू किया तो एक दोस्त बोला कि भाई तू बहुत धीरे 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 बोलता है, किसी को मज़ा नहीं आएगा तेरी पढ़ाई। अब यार जिसको मज़ा आता है उसको आता है। अब मैं उसकी बात मान के तेज बोलने लगता, उसकी बात मान के मैं अपने को बदल लेता, तो फिर मैं खुद बदल जाता ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपकी पर्सनालिटी, आपको अपने जैसा रहना है। मॉक इंटरव्यू दिलाओ लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए दिलाओ, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत करो। ज़्यादा भी मत दिलाओ, बहुत ज़्यादा सलाह से भी दिक्कत होती है, तो वो भी मत करो। और बढ़िया से दिलाओ यार, और बहुत सारी बातें हैं फिर वो निकलते जाएंगी। वो सब में मत पड़ना कि जैसे घुसो तो बढ़िया से अभिवादन कर दो, कुर्सी के बगल में खड़े हो जाओ, वो सब कुछ नहीं होता कि 40 डिग्री एंगल में खड़े होना है, सीधे खड़े होना है, राइट खड़े होना है, लेफ्ट होना है। खड़े हो जाओ, वो खुद बोलेंगे बैठिए। नहीं बोले तो खड़े रहो, कुछ देर में पूछ लो कि क्या सर मैं बैठ सकता हूँ। बैठने के लिए थोड़ा तन के बैठो, अब ऐसे झुक के तो तुम भी नहीं बैठोगे यार, 30 मिनट बैठना है। तन के मतलब पीछे थोड़ा खिसक के बैठ जाओ, तो पीछे खिसक के रहोगे तो थोड़ा टिका ही जाओगे। और आराम से बातचीत करो, पैर ऐर मत हिलाओ, हाथ आराम से रख लो और बात करो। कुछ नहीं, नॉर्मल बात करते हैं। उन लोग भी कोई एलियन नहीं रहते। जो इंटरव्यू नहीं दिलाए उसको ज़्यादा डर लगता है, जो दिलाए उनको पता है कि भाई मज़ा आता है, अंदर आनंद आता है। मतलब आनंद लेने के लिए दिलाओ, मज़ा आता है सच में। अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनको भी नए नए लोग से बात करने में मज़ा आता है। कोई हवा मत बनाओ, डर मत बनाओ। जो चीज़ है आपको ऐसा, जैसे वो बताया कि मैं भैया क्या किया कि ऊपर चल दिया थोड़ा देर के लिए, ताज़ी हवा में गया, थोड़ा चिल्ला लिया, बोले छत में चिल्लाया तो मेरा डर गायब हो गया। कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, अच्छा हो जाता है। कुछ लोग पानी पी लेते हैं, कुछ लोग वहीं जो पियोन बैठे रहते हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। जो करना है वो करो, डरो मत और अच्छे से रहो, और कोई ऐसी चीज़ों में मत फंसो। और बातें बहुत सारी हैं लेकिन ठीक है, फिर कभी बात करेंगे। आप लोग अभी तक देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। अगली चीज, अभी तक अगर कोई देख रहा है तो सही में इंटरव्यू दिलाने वाला होगा, तो ये नंबर है। कोई भी दिक्कत होती इसमें व्हाट्सअप कर देना, मैं कोशिश करूंगा। देखो व्हाट्सअप ना, अभी की स्थिति में करीब 1000 से ज़्यादा अनरीड मैसेज हैं, तो अगर मैं नहीं भी रिप्लाई कर पाया तो दोबारा कर देना यार, उसमें क्वेश्चन मार्क बना के तिबारा कर देना। मतलब ऐसे ऐसे मैसेज है ना कि अब हो सकता है कि आपका ना देख पाऊँ, हो सकता है आप पहले भी भेजे हो मैं ना देख पाऊँ, उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। फिर से भेज देना, तिबारा चौबारा 5 बार भेज देना। मतलब ये मत सोचना कि मैं देख के इग्नोर कर रहा हूँ, बिना देखे इग्नोर कर रहा हूँ। तो बार बार हो सकता है सामने आ जाए, तो एक आध बार दिख जाए तो मैं पक्का रिप्लाई कर दूंगा। और आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करो, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, तो उसके हिसाब से तैयारी करो।